गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। वन डे वन चैप्टर स्कीम में आज हमारा चौथा दिन, फोर्थ डे। आज हम शुरुआत करेंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश अकाउंट्स का। बेटा जो हम करा रहे हैं वही आपको घर पर करना है, डेली करना है। एक चैप्टर एक दिन में उड़ा दो, 15 दिन में पूरा अकाउंट्स, अगले 15 दिन में पूरा बिजनेस और नेक्स्ट 15 डेज में अपन इको उड़ा देंगे। ठीक, आज की शुरुआत करते हैं हम चैप्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ओके, मतलब नए साझेदार का प्रवेश। व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर? नए साझेदार का प्रवेश किसे कहते हैं? व्हेन अ न्यू पार्टनर, व्हेन अ पर्सन comes into the partnership, that is called admission of a new partner. जब साझेदारी में कोई नया व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसे नए साझेदार का प्रवेश कहते हैं। ठीक है, when a new person admitted in the partnership as a partner, that person is called new partner. Admission of a new partner. जब साझेदारी में कोई नया व्यक्ति प्रवेश लेता है तो उसे क्या कहते हैं? हम साझेदारी का प्रवेश कहते हैं, नए साझेदार का प्रवेश। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के प्रभाव। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के प्रभाव क्या पड़ेंगे? एक नया पार्टनर आएगा तो क्या आएगा? एक तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? पॉइंट नंबर फर्स्ट, इफेक्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्या होगा? द कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीजेस, फर्म की पूंजी में वृद्धि होगी। नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल आएगा ना, इंक्रीज इन द कैपिटल ऑफ द फर्म, है ना, कैपिटल बढ़ेगी। सेकेंड पॉइंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। क्या होगा बेटा? वह न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म, जब फर्म में कोई नया साझेदार आएगा तो क्या होगा? देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर्स विल बी चेंज। तो उससे क्या होगा? साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित होगा। होगा नहीं होगा? पहले दो पार्टनर थे ए एंड बी, दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप। पहले दो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब कितने में होगा? 3 में। तो डेफिनेटली उनका रेशियो चेंज होगा। ठीक है, तीसरा, राइट्स ऑन एसेट्स या इंक्रीज, राइट्स ऑन एसेट्स समझ लो, संपत्तियों पर अधिकार। न्यू पार्टनर हैव राइट्स ऑन एसेट्स ऑफ द फर्म, नए साझेदार को फर्म की संपत्तियों को पर अधिकार होगा, संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, न्यू पार्टनर हैव राइट टू एसेट्स ऑफ द फर्म, नए साझेदार को फर्म की संपत्तियों पर अधिकार होगा। ठीक, लायबिलिटी इन द फर्म, फर्म में दायित्व, लायबिलिटी इन द फर्म, फर्म में उसकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, फर्म में दायित्व। At the time of admission of a new partner have liability of the firm. बेटा साझेदार के प्रवेश के समय नए साझेदार का क्या होगा? फर्म में दायित्व भी होगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी दायित्व बढ़ जाएगा, है ना। ठीक, एडजस्टमेंट, समायोजन। आपको ना एट द टाइम, समायोजन पॉइंट है, समायोजन, एडजस्टमेंट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के समय, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के समय क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स, पुराने साझेदार, एडजस्टेड देयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व फंड। Old partners adjusted their profit and loss account and the amount of journal
रिजर्व। मालूम है ना बेटा, नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदारों के द्वारा क्या किया जाता है बेटा, लाभानी खाता तथा संचय की राशि को का समायोजन कर लिया जाता है, बांट लिया जाता है। ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड देयर, है ना, मतलब ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व इन देयर ओल्ड रेशियो। पुराने साझेदारों के द्वारा लाभानी तथा संचय की राशि को पुराने अनुपात में बांट लिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की कि इफेक्ट्स ऑफ द न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के प्रभाव। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर? व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर? नए साझेदार के प्रवेश के उद्देश्य क्या है? वाई न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म? नए साझेदार को फर्म में साझेदार क्यों बनाया जाता है? नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार क्यों बनाया जाता है? वाई ए न्यू पर्सन एडमिटेड इन द फर्म एज ए पार्टनर? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? एक तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, फॉर इंक्रीज इन कैपिटल, पूंजी में वृद्धि के लिए। फॉर इंक्रीज इन कैपिटल, पूंजी में वृद्धि के लिए। मालूम पड़ा? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ही ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश। बेटा, नए साझेदार के प्रवेश के समय नए साझेदार के द्वारा फर्म में पूंजी लाई जाती है, फॉर विच द कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीजेस, जिससे कि फर्म की पूंजी में वृद्धि होती है। ठीक है, पूंजी में वृद्धि के लिए। फिर सेकेंड पॉइंट, रिमूव कंपटीशन। रिमूव कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए। ये क्या चीज़ है रिमूव कंपटीशन? दो पार्टनर हैं, मतलब दो व्यक्ति आमने सामने दुकान है, दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। क्या होगा? कंपटीशन में दोनों का नुकसान होगा। ऐसी कंडीशन में अच्छे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं? टाई अप कर लेते हैं। टाई अप मतलब आपस में मिल जाते हैं। व्हेन टू और मोर देन टू फर्म मर्ज इन ए न्यू फर्म, दो या दो से अधिक फर्म मिलकर एक नई फर्म बना लेती है, एकीकरण हो जाता है, अमालगमेशन। वही हुआ यहाँ पर कि रिमूव द कंपटीशन। बेटा, प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए भी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर रिमूव द कंपटीशन। ठीक है, प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए। फिर फॉर गेटिंग द स्पेशल एबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार की विशेष योग्यता का लाभ उठाने के लिए। नए साझेदार की पॉइंट है, नए साझेदार की विशेष योग्यता का लाभ उठाने के लिए। फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ स्पेशल एबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार की योग्यता का लाभ उठाने के लिए। बेटा, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर गेटिंग द एबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर। फर्म में एक नए व्यक्ति को साझेदार बनाता है क्योंकि उसकी विशेष योग्यता का लाभ उठाने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, डॉक्टर एंड इंजीनियर आर पार्टनर। एक डॉक्टर और एक इंजीनियर साझेदार है, ठीक है। दे परचेज 100 बीघा लैंड, अ लॉट ऑफ लैंड। उन्होंने 100 बीघा ज़मीन खरीदी, बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी। दे हैव मच मोर मनी, उनके पास खूब पैसा है, खूब पैसा है। दे आर रिच पर्सनस, वो रिच पर्सन है ना, अमीर व्यक्ति, खूब पैसा है। दे परचेज 100 बीघाज लैंड, 100 बीघा ज़मीन खरीदी। बट दे हैव नो नॉलेज अबाउट द एग्रीकल्चर। पैसा है उनके पास, उनको खेती करने का ज्ञान नहीं है। सो फार दे एडमिटेड फार्मर इनटू पार्टनरशिप फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ एबिलिटी ऑफ फार्मर। उन्होंने किसान को साझेदार बनाया, काय के लिए? पैसे के लिए थोड़ी बनाया, पैसा तो उनके पास होता है। उन्होंने किसान को साझेदार बनाया उसकी कृषि वाली योग्यता का लाभ उठाने के लिए, फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ स्पेशल एबिलिटी ऑफ फार्मर। ठीक, किसान को पूरा खेती का नॉलेज होता है, इसलिए उन्होंने उसको पार्टनर बनाया कि पैसा हमारा, मेहनत तेरी। ठीक, एक फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, अगला पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, व्यापार के विस्तार के लिए। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, व्यापार के विस्तार के लिए। बेटा, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस।
व्यापार के विस्तार के लिए भी नए व्यक्ति को साझेदार बनाया जाता है। क्या होगा? व्हेन बिजनेस आर एक्सपांडेड, जब व्यापार का विस्तार किया जाता है, देन मच मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द बिजनेस, फॉर हैंडलिंग द बिजनेस। जब बेटा व्यापार का विस्तार किया जाता है तो व्यापार के विस्तार को, बड़े व्यापार को संभालने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। मच मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग द एक्सपेंडेड बिजनेस। बड़े हुए व्यापार को संभालने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर हैंडलिंग द बिजनेस, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, है ना। व्यापार को संभालने के लिए नए साझेदार का प्रवेश किया जाता है। ठीक है। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की मृत्यु पर बेटा न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है कब? जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। डेथ हो गई तो वो पार्टनर गया, तो उसकी जगह लेने वाला कोई दूसरा तो चाहिए, कैपिटल तो चाहिए। तो फिर न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर। सॉरी। तो ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा कि वाई न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म। नए साझेदार को फर्म में प्रवेश क्यों दिया जाता है? अब एक मेन क्वेश्चन इसका बनता है, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर। नए साझेदार के अधिकार बताइए। एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। नए साझेदार के अधिकार बताओ। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर। नए साझेदार के अधिकार बताइए। क्या होगा भाई अधिकार? आंसर, पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक नया व्यक्ति पार्टनर बना, उसको क्या क्या राइट्स होंगे? पॉइंट नंबर फर्स्ट, फर्म के बही खातों को देखने का अधिकार। राइट्स ऑफ चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फर्म के बही खातों को देखने का अधिकार। राइट्स ऑफ चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। फर्म के बही खाते देखने का अधिकार। राइट्स ऑफ चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। एक सेकेंड पॉइंट, एक्टिवली टेक पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी। व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार। एक्टिवली टेक पार्ट इन द बिजनेस। न्यू पार्टनर हैव राइट टू एक्टिवली टेक पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटीज। नए साझेदार को व्यापार की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार होता है। न्यू पार्टनर हैव राइट टू एक्टिवली टेक पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी। नए साझेदार को व्यापार की गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार होता है। राइट्स ऑफ गेटिंग प्रॉफिट और लॉस। लाभ हानि पाने का अधिकार। राइट्स ऑफ गेटिंग P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। न्यू पार्टनर हैव राइट टू टेक पार्ट देयर शेयर इन द फर्म। बेटा नए साझेदार को फर्म में अपने हिस्से का लाभ हानि पाने का अधिकार होता है। न्यू पार्टनर हैव राइट टू गेट द आइदर प्रॉफिट और लॉस ऑफ देयर शेयर फ्रॉम द फर्म। नए साझेदार को फर्म से लाभ हानि पाने का अधिकार होता है, जितना उसका शेयर है, जितना उसका हिस्सा। ठीक है। राइट्स ऑफ टेकिंग एसेट। राइट्स ऑफ टेकिंग एसेट, संपत्ति पाने का अधिकार। राइट्स ऑफ टेकिंग एसेट्स, संपत्ति पाने का अधिकार। ये क्या होता है बेटा? राइट्स ऑफ टेकिंग एसेट, संपत्ति पाने का अधिकार। न्यू पार्टनर हैव राइट ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म। नए साझेदार को फर्म की सभी संपत्तियों पर अधिकार होता है। न्यू पार्टनर हैव राइट ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म। नए साझेदार को फर्म की सभी संपत्तियों पर अधिकार होता है। तो डेफिनेटली उसको
उस एसेट्स में से अपना शेयर पाने का राइट्स होता है, अपना हिस्सा पाने का अधिकार होता है। नए शेयरधारक को संपत्तियों में से अपना भाग पाने का अधिकार होता है। वो जितने पार्ट के लिए 1/5 1/4 तो उतना शेयर उसको मिलेगा। ठीक है, अब ये तो मैंने थोड़ा सा बताया आपको कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए शेयरधारक का प्रवेश, नए शेयरधारक को प्रवेश क्यों दिया जाता है, वाई न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए शेयरधारक के प्रवेश की क्या उद्देश्य है, राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर, नए शेयरधारक के अधिकार क्या है। एक बात तय है, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी चेंज। जब कोई नया साझेदार व्यापार में प्रवेश लेता है तो उससे क्या होगा बेटा, लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी चेंज। लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित होगा नहीं होगा? यस सर, होगा। तो इसमें एक निकलता है न्यू रेशियो, नया अनुपात। क्या निकलता है? न्यू रेशियो। ये थोड़ा सा सीखना और समझना जरूरी है। माना कि 1 डे 1 चैप्टर स्कीम में एक प्योर थ्योरी है, पर ये थोड़ा सा रेशो वगैरह निकालना आना चाहिए आपको। आज मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ न्यू रेशो, शॉर्टकट में बताऊँगा बहुत। नया अनुपात, हाउ वी कैलकुलेट न्यू रेशो, नया अनुपात कैसे निकाला जाता है ना। एक मन का प्रश्न लिखते हैं, ABC 432 मतलब 4/9 3/9 2/9। न्यू आ गया D, they admitted D into partnership for 1/9 part. They admitted D into partnership for 1/9 part. What will be the new ratio in the following condition? निम्न दशाओं में नया अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्या बताया मैंने? ABC 3 पार्टनर है, उनका रेशियो है 4-3-2। 4-3-2 मतलब 4 और 3 7 और 2 9, 4 3 7 2 9, 4/9 3/9 2/9। द एडमिटेड D इंटू पार्टनरशिप फॉर 1/9 पार्ट। उन्होंने D को 1/9 भाग के लिए साझेदार बनाया। व्हाट विल द न्यू रेशियो इन द फॉलोइंग कंडीशन? निम्न दशाओं में नया अनुपात क्या होगा? पॉइंट नंबर फर्स्ट ए, या फर्स्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, व्हेन न्यू पार्टनर कौन है? D। व्हेन D gets his share only from A, जब D अपना हिस्सा केवल A से प्राप्त करता है। When D gets his share only from A, जब D अपना हिस्सा केवल A से प्राप्त करता है। क्या करेंगे बेटा? A का क्या शेयर था? 4/9, B का 3/9, C 2/9 एंड D 1/9। ठीक है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? D gets his share only from A। D अपना हिस्सा किससे ले रहा है? A से। D का अपना शेयर क्या है बेटा? D का अपना शेयर है 1/9। किससे ले रहा है? A से। तो A में से माइनस कर दो, -1/9। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, बहुत सरल सा नियम है। अगर डिनोमिनेटर ये बटे वाली संख्या 9 बराबर है 9, तो ऐसे कैसे लिख दो 9, और ऊपर भी सेम कर देंगे जैसा साइन है। 4 - 1 तो 4 - 1, कुछ भी नहीं करते। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर हर बराबर है, तो उसको ऐसा कैसे लिख दो, और ऊपर वाली संख्या भी ऐसी कैसे लिख दो। 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3/9। क्या हो गया बेटा न्यू रेशो? 3/9 3/9 2/9 1/9। तो न्यू रेशो हो गया 3 3 2 1 3 3 2 1।
3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, 3 3 2 1। बहुत टफ नहीं है। ये फर्स्ट कंडीशन बताइए। सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन, इफ डी गेट्स हिज शेयर equally from A and B. If D gets his share equally from A and B, यदि D अपना हिस्सा A व B से बराबर बराबर प्राप्त करता है। If D gets his share equally from A and B, यदि D अपना हिस्सा A और B से बराबर बराबर प्राप्त करता है। बेटा कितने जनों से प्राप्त कर रहा है? 2 जनों से। कितने जनों से प्राप्त कर रहा है? 2 जनों से। आज मुझे 2 जनों से 1000 रुपये चाहिए मान लो, बराबर बराबर, तो कितने कितने लूँगा? 500। कैसे आया? 1000 का आधा, 2 जन है ना, 1/2 कर देंगे। तो यहाँ D का शेयर क्या है बेटा? 1/9। 1/9 का क्या कर देंगे? 1/2। आधा A से लेंगे और आधा B से लेंगे। तो D गेट्स फ्रॉम A एंड B ईच। D A व B प्रत्येक से प्राप्त करेगा अपने हिस्से का आधा, हाफ ऑफ हिज शेयर। इंटू का साइन हो तो ऊपर ऊपर इंटू कर देते हैं, नीचे नीचे इंटू। ये किससे ले रहा है? A और B दोनों से ले रहा है, प्रत्येक से ले रहा है। 1/18 1/18। A का क्या था? 4/9 माइनस 1/18। B 3/9 माइनस 1/18। C 2/9 और D 1/9। D किस किस से ले रहा था बेटा? A और B से इक्वल। तो A और B से 1/9 का 1/2 निकाला तो 1/18। तो A में से 1/18 माइनस और B में से 1/18 माइनस। ठीक है, कर लो। अब देखिए बेटा 9 और 18 का एलसीएम निकालना आता है ऐसे। एक बार यहाँ देख लो, 9 और 18 ऐसे ही लिखते ना। 2 से नहीं कट रहा है तो 9, ये कटा 9। 3 से जाएगा 3 3, 3 से जाएगा 1 1। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 2 ज़ा 18। 3 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 18। 3 3 2, 3 3 9 और 2 18, 9 2 18। तो बेटा अपॉन में हमने लिख दिया 18, डिवाइड में लिख दिया 18 18। अब क्या करते हैं? यहाँ क्या लिखा है डिनोमिनेटर? 9। 9 का टेबल पढ़ो 18 तक। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। 9 एकम 9, 9 दूना 18। कितनी बार गया? 2 बार। आंसर आया 2। 2 का ऊपर गिनवा कर दो, इंटू 2 4 जा 8, 2 चौक 8 माइनस 18 से 18 को डिवाइड किया तो क्या आएगा? 1। 1 का ऊपर इंटू किया, 1 इंटू 1 1। 8 में से 1 गया तो 7/18, 7/18। यह इसका एक और नया तरीका बताऊँ आपको, बहुत शॉर्टकट। यहाँ पर क्या हुआ था? हमारे डिनोमिनेटर सेम थे, हर बराबर थे 9 9। तो हमने क्या किया? ऊपर भी ऐसा कैसा लिख देते हैं। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ 18 या 9 है। 9 को 18 बना सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 2। ये देखो, अगर हम ऐसे कर देते तो ये भी 18 हो गया। 9 दूना 18, 4 दूना 8, 18 माइनस 18 है ना। तो नीचे आ गया 18, ऊपर हो गया 4 2 ज़ा 8, 8 लिख दिया, माइनस माइनस 1, 8 माइनस 1। कोशिश कर सकते हैं, जैसे ये नीचे करके बताऊँ इसको। ये 9 है, यहाँ 18 है, 18 बनाना है, ऊपर नीचे 2 का गुणा किया। क्या हो गया बेटा? दोनों जगह 18 हो गया तो 18 डिनोमिनेटर हो गया। यहाँ क्या हो गया? 3 दूना 6 माइनस 1 क्या हो गया? 6 माइनस 1 5/18, 5/18। अब यदि आप ध्यान दे रहे होंगे तो अपॉन में क्या आ गया बेटा? 18। यहाँ भी अपॉन में क्या आ गया? 18। और यहाँ क्या क्या है? 9 9। ये अच्छा नहीं लग रहा है। 2 जगह 18 है, 2 जगह 9 है, तो सबको क्या बनाएंगे? बड़ी संख्या बना दो। 9 को 18 बना सकते हैं। कितने का गुणा करेंगे? 2 का। 9 एकम 9,
9 दूना 18, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 का गुणा करें, ये हो गया 4/18। 2/9 बोलो या 4/18 बोलो, एक ही बात है ना। यहाँ भी इंटू 2 का गुणा किया ऊपर नीचे, 2/18। तो ये हो गया आपका नया रेशो 7, 5, 4, 2। 7, 5, 12, 2, 14, 12 और 4, 16, 2, 18। इनका टोटल अपान वाली संख्या आती है। ठीक है, उतार लो जल्दी से, जल्दी से उतार लीजिए। उतार लिया। अब थर्ड कंडीशन आती है इसकी। फर्स्ट कंडीशन में हम लिखा था डी गेट्स इज शेयर ओनली फ्रॉम ए। यदि डी अपना हिस्सा किससे लेता है? केवल ए से लेता है ना। सेकंड कंडीशन क्या दी हमने? इफ डी गेट्स इज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यदि डी अपना हिस्सा ए और बी से बराबर लेता। तीसरा, थर्ड, इफ डी गेट्स इज शेयर इक्वली फ्रॉम ऑल, यदि डी अपना हिस्सा सभी से बराबर प्राप्त करता है। इफ डी गेट्स शेयर इक्वली फ्रॉम ईच या इक्वली फ्रॉम ऑल, डी अपना हिस्सा सभी से या प्रत्येक से बराबर प्राप्त। बेटा डी का अपना शेयर है 1/9, सभी से मतलब कितनों से? ए बी सी 3 से लेना है, इक्वल लेना है तो 1/3 कर दो। डी अपने हिस्से का 1/3 ए से लेगा, डी अपने हिस्से का 1/3 बी से लेगा, डी अपने हिस्से का 1/3 सी से लेगा। डी गेट्स 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी एंड 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सी। डी का अपना शेयर है 1/9 ऑफ 1/3, 1/3 ऐसे ही बोलेंगे, 1/9 ऑफ 1/3, 1/9 का 1/3 क्या होगा? इंटू है, ऊपर इंटू 1/27। डी गेट्स फ्रॉम ईच 1/27। डी प्रत्येक से प्राप्त करेगा 1/27। करें, कर लेते हैं। देखो ए का क्या था? 4/9 माइनस 1/27। बी का 3/9 माइनस 1/27। सी का 2/9 माइनस 1/27 और डी तो आया ही है 1/9। ओके सर, अब यहाँ समझने वाली बात है, बहुत शॉर्टकट। वहाँ जो बताया ये 27 है और ये 9 है, अलग अलग है। 9 को 27 बना सकते हैं भाई, 9 को 27 बना सकते हैं इंटू 3। यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 27 है। 9 को 27 बना सकते हैं, 9 तिया तो ऊपर नीचे 3 का इंटू किया तो ये हो गया 27। तो यहाँ लिख दिया अपॉन में 27। यहाँ क्या हो गया? 4 तिया 12, 12 माइनस 1 क्या होगा? 11/27। वेरी सिंपल। यहाँ देखो, वापस से देखो, 27 है, यह 9 है। 9 को 27 बना सकते हैं इंटू 3, ऊपर नीचे इंटू 3 कर दिया तो क्या हो गया बेटा? 3 3 9 माइनस 1 अपॉन में 27 है। 9 में से 1 गया तो 8/27। पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे ही है बेटा, जब बता दो जब सही। अब वापस से देखें, 27 9 है इंटू 3 कर दिया ऊपर नीचे तो 3 दूना 6 माइनस 1 5/27, 5/27। 27
27, यहाँ पे 9, 9 को बना सकते हैं 27 मल्टीप्लाइड बाय 3। 9 में कितने का गुणा करें 27 है या 3 का, ऊपर नीचे 3 का गुणा, 3/27। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 11, 8, 5, 3। 11, 8, 19, 5, 24 और 3, 27। 11, 8, 5, 3। 11, 8, 5, 3। 11, 8, 5, 3। 11, 8, 5, 3। उतार लीजिए। ठीक है, अभी तक मैंने 3 कंडीशन बताया। पहली कंडीशन, इफ़ डी गेट्स इज शेयर ओनली फ्रॉम ए, यदि डी अपना हिस्सा केवल ए से लेता है। सेकंड में ए और बी से इक्वल लेता है, बराबर। तीसरे में सभी से बराबर लेता है, ऑल इक्वली फ्रॉम ऑल। और चौथी कंडीशन, सबसे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन, जो एग्ज़ाम में 90% सवालों में यूज़ करते हैं, कंडीशन नंबर 4, when old partners maintain their old ratio, जब पुराने साझेदार अपना अनुपात पूर्वत रखते हैं। When old partner maintain their old ratio, when old partner maintain their old ratio, जब पुराने साझेदार अपना अनुपात पूर्वत रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ओल्ड पार्टनर बोलते तो आ तो जा, पर हमारा रेशियो वही रखेंगे। पॉसिबल है? नहीं। सुनो, कोई बात नहीं। ओल्ड पार्टनर, व्हेन ओल्ड पार्टनर मेंटेन देयर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर बोलते हमारा रेशियो वही होना चाहिए, कोई बात नहीं। पूरी फर्म का प्रॉफिट हम क्या मानते हैं 1, पूरी फर्म का प्रॉफिट है तो 1, पहले 1 में से नए को दे दो। ऐसी कंडीशन में आखी फर्म का लाभ मानते हैं 1 माइनस नया पार्टनर आया 1/9 के लिए, 1 माइनस 1/9। अब देखना 9 1 जा 9 माइनस 1, 8/9। रिमेनिंग प्रॉफिट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शेष लाभ। ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है। फर्म के टोटल प्रॉफिट में से हमने नए पार्टनर को दे दिया 1/9, नया सेटिस्फाइड हो गया। अब जो बच गया रिमेनिंग वो ओल्ड पार्टनर्स में बांट लिया ओल्ड रेशियो में। ये 8/9 को बांट देंगे एपीसी में। ए को क्या मिलेगा 8/9 का ओल्ड रेशियो 4/9, बी 8/9 ऑफ 3/9, सी 8/9 ऑफ 2/9 और डी तो आया ही 1/9। पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 मानते हैं, 1 में से नए को दे दिया 1/9, तो बच गया कितना 9 1 9 माइनस 1, 8/9 शेष लाभ रिमेनिंग प्रॉफिट। 8/9 को तीनों में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। 8/9 का 4/9, 8/9 का 3/9, 8/9 का 2/9 और ये था 1/9। इंटू का साइन हो तो ऊपर ऊपर इंटू कर लो। 8 चौक 32, 32/81, 24/81, 16/81, 81, 81, 81, यहाँ क्या है 9, 9 को 81 बना सकते हैं इंटू 9 गुणित 9, ऊपर नीचे 9 का गुना 9/81, सबका 81 हो गया। अब
इसको रेशो में लिखेंगे 32:24:16:9। ये न्यू रेशो का नया अनुपात। ठीक है, उतार लो जल्दी से। When old partners maintain their old ratio, जब पुराने सदर अपना अनुपात पूर्ववत रखते हैं, पूरी फर्म का लाभ 1 मानते हैं, 1 में से नए पार्टनर का रेशियो माइनस कर देंगे, रिमेनिंग जो बचेगा, रिमेनिंग का 4/9, रिमेनिंग का 3/9, रिमेनिंग का 2/9 कर देंगे, है ना। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे रिमेनिंग का। ठीक, और लास्ट एक कंडीशन बता दूँ, 5वीं। पहली कंडीशन हमने बताई केवल डी अपना हिस्सा केवल ए से लेता है, दूसरी में ए और बी दोनों से इक्वल, तीसरी में सभी से इक्वल, चौथी में व्हेन ओल्ड पार्टनर्स मेंटेन देयर ओल्ड रेशियो, जब पुराने सदर अपना अनुपात पूर्ववत रखते हैं। हाँ, सुन लो विशेष, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि ये क्वेश्चन दे दिया ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2, द एडमिटेड डी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/9 पार्ट, फाइंड न्यू रेशियो। उन्होंने बोल दिया ABC 4:3:2 के अनुपात में साझेदार है, उन्होंने डी को 1/9 भाग के लिए शामिल किया, नया अनुपात ज्ञात करो। कोई कंडीशन ही नहीं दिया, तो फिर जिसका कोई नहीं उसका फार्मूला नंबर 4। कुछ कंडीशन नहीं दिया तो 1- वाला फार्मूला लगेगा, 1 में से नए पार्टनर का माइनस कर दो, जो बचेगा वो रिमेनिंग में बांट दो। ठीक, तो 90% सब्स में यही वाला फार्मूला लगता है। ठीक है, अब 5वां लास्ट कंडीशन देख लो। कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, 5वीं। इफ डी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, यदि डी अपना हिस्सा ए व बी से 2:1 के अनुपात में प्राप्त करता है। If D gets his share from A and B in the ratio of 2:1, इसका मतलब क्या होगा? 2:1 मतलब 2:1, 2 और 1 3, 2/3 1/3। D gets, इसका मतलब होगा D gets 2/3 of his share from A and 1/3 of his share from B। D अपने हिस्से का 2/3 A से लेगा, D अपने हिस्से का 1/3 B से लेगा। ठीक है, करो। D का अपना हिस्सा क्या है? D का अपना हिस्सा है 4/9 है। देखिए डी का अपना हिस्सा क्या है? 1/9। यहाँ लिखेंगे हम डी गेट्स फ्रॉम ए, डी कॉमा ए से प्राप्त करेगा कितना? क्या बोला है? 2:1, 2/3 ऑफ हिज शेयर। डी अपने हिस्से का 1/9 का 2/3, यही बोला ना। डी गेट्स 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। डी अपने हिस्से का 2/3 ए से लेगा, अपना हिस्सा 1/9 का 2/3, हो गया 2/27। ऐसे लिखेंगे डी गेट्स फ्रॉम बी, डी गेट्स फ्रॉम बी, डी बी से प्राप्त करेगा कितना? अपने हिस्से का 1/9 का 1/3, 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/3, ये होगा 1/27, 1/27। ठीक है, तो बेटा देख लो, ए 4/9 माइनस 2/27, बी 3/9 माइनस 1/27, सी 2/9 और डी
1/9 यही दिया ना भाई, 4/9 माइनस 2/27, 3/9 माइनस 1/27, 2/9 और 1/9। ठीक है, ए और बी से ले रहा है, ए और बी में से माइनस हो जाएगा। करो वही अभी सिस्टम बता, 27 है या 9 है, 9 को 27 बना सकते हैं कितना, इंटू 3, तो ऊपर 3 का गुणा कर दो, 4 दिया 12, माइनस तो माइनस 2 बटे में 27, 12 में से 2 गए, 10/27। वापस देखना शॉर्टकट, यहाँ 27 है या 9 है, 9 को 27 बना सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 20, इंटू 3, तो 3 का गुणा कर दो, 3 3 9, माइनस 1, 9 माइनस 1/27, ये हो गया 8/27, 8/27। 27 9 9, या 9 है, 9 को 27 बना सकते हैं, 9 का 9, 9 2 18, 9 इंटू 3, ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दो, 6/27, नीचे हो गया 3/27, 6/27 एंड 3/27, न्यू रेशो हो जाएगा 10:8:6:3, 10 8 6 3, 10 और 8 18, 6 24 और 3 27, 10 8 6 3, 10 8 6 3, बराबर। बोर तो हो जाते हैं इसमें ऑनलाइन में, ठीक है यार, समय समय की बात है भाई। आ गया, ये मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की आपको न्यू रेशो। जब कोई नया पार्टनर आएगा तो डेफिनेटली न्यू रेशो तो निकलेगा ही, ये आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसमें एक मेन चीज़ है, इसके बाद एक प्रश्न आता है, पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट? व्हाट डू यू मीन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट? व्हेन एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, यह कब और कैसे बनाया जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट? पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट? पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं? ठीक, बताते हैं आप, कर देना, आप उतार लिया होगा सबने। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट? पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं? सुन लो, जब व्यवसाय में संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जब व्यवसाय में संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, when assets and liabilities are revalued in business, when assets and liabilities are revalued in business, जब व्यवसाय में संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है,
when assets and liabilities are revalued in the business, then a separate account is prepared. Then a separate account is prepared for showing profit or loss, on revaluation of assets and liabilities. Then separate account is prepared for showing profit or loss on revaluation of assets and liabilities. That account is called revaluation account. बेटा, जब संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ हानि को दर्शाने के लिए एक अलग से खाता बनाया जाता है. A separate account is prepared for showing the profit or loss on revaluation of assets and liabilities. That account is called revaluation account. क्या बताया बेटा? जब संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ या हानि को दर्शाने के लिए एक अलग से खाता बनाया जाता है, जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं. इट इज जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यह खाता लाभ हानि खाते के समान होता है. इट इज जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यह खाता लाभ हानि खाते के समान होता है. मतलब all expenses and losses will be entered in debit side of this account. अर्थात समस्त व्यय एवं हानि इस खाते के नाम पक्ष में लिखी जाती है. It means all the expenses and losses will be entered in the debit side of this account. समस्त व्यय व हानि इस खाते के नाम पक्ष में लिखी जाती है, डेबिट साइड में. एंड ऑल इनकम एंड गेन्स और प्रॉफिट तथा समस्त आय व लाभ, एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर एंटर्ड इन क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट. समस्त आय व लाभ इस खाते के जमा पक्ष में लिखे जाते हैं. एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर एंटर्ड इन क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट. तथा आय व लाभ जमा पक्ष में लिखे जाते हैं. बेटा, एक्सपेंसेस होगा तो 2 में लिखेंगे, इनकम होगा तो बाय में लिखेंगे. द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, इस खाते का शेष द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोन आइदर प्रॉफिट और लॉस. द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोन either profit or loss on revaluation of assets and liabilities. इस खाते का शेष पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ या हानि को दर्शाता है. The balance of this account shown the revaluation profit or loss on revaluation of assets and liabilities. इस खाते का शेष पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ या हानि को दर्शाता है. Which is transferred to old partners capital account in their old ratio. Which is transferred to, जिसे पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, जिसे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है. Which is transferred to ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो. जिसे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है.
ये मैंने आपको बताया रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, ये लगभग हो गया, ये सारा चैप्टर हो गया रीवैल्यूएशन। अब हम इसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि क्या आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में से। देखिए, एक इसके पहले मैंने कल की क्लास में आपको गुडविल की एंट्रीज बताई थी। अगर ये बोलता आपको व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन कैश, जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि नकद लाता है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन कैश, देन विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड in journal entry, then which account will be credited in journal entry? यदि नया साझेदार प्रीमियम की राशि नगद लाता है तो जर्नल में किस खाते को जमा किया जाएगा? Which account will be credited in journal entries? आप देखो, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं पालना है। समझो, नया पार्टनर आया, पैसा लाया प्रीमियम का, कैश आ रहा है, क्या एंट्री बनाते थे? पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखते हैं? प्रीमियम। टू में क्या लिखते हैं? प्रीमियम। अब क्वेश्चन पूछा है, जब नया पार्टनर पैसा लाता है प्रीमियम का, तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट मतलब टू करके क्या लिखा? प्रीमियम। तो प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अगर यही पूछता है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन कैश, व्हाट अकाउंट विल बी डेबिटेड? विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? जब नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा नगद लाता है तो कौन सा खाता नाम किया जाता है? डेबिट कौन सा किया जाता है? कैश, रोकड़ खाता। और क्रेडिट कौन सा किया जाता है? प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम खाता। ठीक है, अपने को एंट्री मालूम हो तो अपन कर सकते हैं। कैश या बैंक एक ही चीज़ होती हो। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म के विद्यमान संपत्तियों और दायित्वों को क्या किया जाता है? बेटा, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म, then all the assets and liabilities of firms are revalued. जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म की सभी संपत्ति और दायित्वों का क्या किया जाता है? पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म्स आर रीवैल्यूड, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ओके। द प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन will be distributed among dash 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 in their dash 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 ratio. बेटा, पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ हानि खालिस्तान साझेदारों में खालिस्तान अनुपात में बांटा जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ हानि पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। द प्रॉफिट और लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है, इस प्रकार से पूछते प्रश्न। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नए साझेदार के प्रवेश के समय द प्रॉफिट रेशो ऑफ एक्सिस्टेंस पार्टनर्स विल बी डैश डैश डैश। नए साझेदार के प्रवेश के समय विद्यमान साझेदारों का अनुपात, लाभ विभाजन अनुपात खालिस्तान होगा, कम या ज़्यादा? कम। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स या एक्सिस्टेंस पार्टनर विल बी रिड्यूस, कम होगा। भाई, पहले मिल रहा था, दो पार्टनर थे, दो में बट रहा था, अब तीन में बटेगा तो डेफिनेटली इनका हिस्सा कम होगा। ठीक है, इसमें वापस से पूछ सकते हैं हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू त्याग अनुपात बराबर डैश 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 माइनस डैश डैश डैश, ओल्डर रेशियो माइनस न्यू रेशियो। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अगर पूछता है गेनिंग रेशियो इक्वल टू डैश 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 माइनस डैश डैश डैश, तो उल्टा कर देंगे। नफ़े का अनुपात पूछे तो नया अनुपात माइनस पुराना। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड।
When new partner is unable to bring the amount of premium in cash, जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि लाने में असमर्थ हो। When new partner is unable to bring the amount of premium in cash, जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि लाने में असमर्थ हो, then which account will be debited in the journal entry? तो किस खाते को नाम किया जाएगा पंजी प्रविष्टियों में? देखो, अगर आप थोड़ा बुद्धि लगाओ, नया पार्टनर आया, अगर पैसे लाता है तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और अगर पैसा नहीं लाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट की जगह क्या लिख देते हैं हम, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बनती है? व्हेन न्यू पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन कैश, जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि लाने में असमर्थ है। लाता तो कैश अकाउंट डेबिट होता, नहीं लाया तो न्यू पार्टनर कैपिटल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो क्या डेबिट होगा? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नए साझेदार का पूंजी खाता नाम होगा, डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने साझेदार का पूंजी खाता। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल, इस प्रकार के प्रश्न बहुत आसान से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, बशर्ते कि हमारा तो ध्यान पूरा होना चाहिए। देखिए, पार्टनरशिप के बारे में हमें बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ मालूम है। क्वेश्चन आता है, हम आपको बताते हैं, छोड़कर कुछ भी नहीं आना, लिख के सब आना है। पार्टनरशिप के बारे में जो जो आता है सब लिख दो, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा आपका सब। ठीक है, कोशिश करो, अभी अपने वक्त है, अभी भी समय है, फिर वापस जागो। अगर हम रोज़ एक चैप्टर भी करते रहेंगे तो भी एग्ज़ाम के पहले पूरा कोर्स अच्छी तरह हो जाएगा, एक्सेप्ट हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर, वो आपको देखना है बेटा। और मेरिटोरियस बच्चों को भी मैं एक बात बता दूं, जो अपने आप को मानते हैं कि हम मेरिटोरियस या 90+ लाना चाहते हैं, जिनकी विलिंग, हार्टली विलिंग है, हार्दिक इच्छा है कि नहीं 90 ऊपर आने चाहिए, तो बेटा अगर किसी भी स्टूडेंट का परसेंटेज बिगड़ता है तो उसका सबसे मेन कारण होता है इंग्लिश, भले वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का। इंग्लिश में आपका परसेंटेज इफेक्ट डालेगा इंग्लिश। ये नहीं बोल रहा इंग्लिश में कम मार्क्स आते हैं, जो बच्चा मेरिटोरियस है, स्कॉलर है, जो सब में 90+ लाता है, 95, 96, 98, 95, 96, 98, वो अगर 85 लाता है इंग्लिश में तो उसकी तो वाट लग गई ना 10 नंबर की। तो इंग्लिश को अभी से ध्यान देना, अभी भी अपने पास वक्त है, फिर वापस आपको 2 महीने का समय मिल गया आज से, लगभग मान के चलिए, जून 15 के पहले होनी नहीं है। और आज CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10th की एग्ज़ाम तो रिजेक्ट कर दी, निरस्त, उनको प्रोजेक्ट बेस पे मार्क्स देंगे, पर 12th की एग्ज़ाम लेंगे हो, और ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे, वो डिसीजन होगा जून में। तो MP बोर्ड का भी 1-2 दिन में आ जाएगा। 12th का तो एग्ज़ाम होगा ही होगा, 10th को डायरेक्ट जनरल प्रमोशन मिल रहा है एक प्रकार से, पर 12th का एग्ज़ाम होगा, अपने को पूरी तैयारी करनी है। नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता, नॉलेज हमेशा काम आता है। अपन ने पूरे साल ट्यूशन लगाई और आखिरी में 1-8 महीना छोड़ देते हैं तो बेटा तकलीफ़ का बेटर है, वो सारा भूल जाते हैं। अपन सब गजनी के रिश्तेदार है ना भूलने में, तो अपने को चाहिए कि अपन कंटिन्यू रखें। और ये तो एक बहुत प्लस वाली चीज़ है कि 1 डे 1 चैप्टर स्कीम में लगभग सारी थ्योरी, और 90% बच्चे तो बेस्ड ही थ्योरी पे रहते हैं, यही सब चीज़ काम आनी है। इसी को बोलते हैं हमारे यहाँ अमृत बरसना, है ना। अभी ये अमृत बरस रहा है, बिजनेस में भी बरसेगा, इको में भी बरसेगा, अकाउंट्स में भी। बस कंटिन्यू रहिए, लगे रहिए। अच्छा, एक विशेष सूचना, जो जिन स्टूडेंट्स का डेट हो गया है फीस का ड्यू, है ना, ये बेटा ये ऐप पे ना ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाते हैं ना 15 तारीख के बाद, कल से अपने आप जितनों की फ़ीस ड्यू है या तो आप जमा कर देना, फ़ोन करके पूछ लेना, घर पर आकर भी जमा कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन का क्या सिस्टम है, आज अभी क्लास ख़त्म होने के बाद आपको उस पर मैसेज मिल जाएगा, और नहीं भी मिले तो आप फ़ोन लगाकर मेरे नंबर पर पूछ सकते हैं, है ना। अगर आप
ऑनलाइन भी फीस भर देते हैं तो आप कंटिन्यू रहेंगे, या घर आके जमा करा देते हैं तो भी आप कंटिन्यू रहेंगे। और अगर आपकी फ़ीस जमा नहीं होती है टाइमली तो माफ़ कीजिएगा, आपको हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। हम रिमूव नहीं करते, ये ऐप ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। आपकी जैसे ही हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल रखी है, हर महीने उस तारीख तक आपको दिखता है। जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है ना, अपने आप डेट आते ही रात को 12 बजे ख़त्म वाला सिस्टम है इसमें, है ना। तो जो बच्चे रिमूव होते हैं माफ़ कीजिएगा। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो तुरंत फ़ीस डालकर आप कंटिन्यू हो जाइएगा। फ़ीस कैसे जमा करनी है तो फ़ोन पे पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट घर पर आकर कभी भी जमा कर सकते हैं। ठीक, आज का क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम फिर 5वां चैप्टर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, 1 डे 1 चैप्टर स्कीम के अंतर्गत। और अब हमें इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।